हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 3 क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर 9 का ऑलरेडी 5 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ सो डैट आपको पता रहे। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 6 टिश्यूज़ एंड चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर बच्चों स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं कहती हूँ कि आपको पहले चैप्टर में जो नाम दे रखा है उसका मतलब समझिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एटम क्या है एंड मॉलिक्यूल क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? Ancient Indian and a Greek philosopher have always wondered about the unknown and the unseen form of matter। ये बच्चों मैटर के बारे में तो काफ़ी पहले से हो रहा है कि ये मैटर है क्या। The idea of divisibility of the matter was considered the long back in India around 500 BC। ये कब से बात चलते आ रही है मैटर की? ऑन द टॉपिक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हो नहीं या मैटर को डिवाइड कर सकते हो या नहीं। तो ये सारी बात कब से चलती आ रही है? अराउंड 500 BC। एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद पोस्टुलेट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, महर्षि कानंद ने क्या बोला था कि अगर आप मैटर को डिवाइड करते चलते हो तो क्या होगा, मतलब उन्होंने मैटर को क्या नाम दिया था? पदार्थ। वी शैल गेट द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें क्या मिलेगा? स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो आपको पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या पोस्टुलेट दिया था। तो यहाँ पे क्या हो गया? महर्षि कानंद ने क्या दिया बच्चों? क्या पोस्टुलेट दिया था? डैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जब आप मैटर, मतलब उन्होंने मैटर को पदार्थ नाम दिया, आप डिवाइड करते चलोगे, वी शैल गेट अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, क्या मिलेगा? छोटे एंड छोटे पार्टिकल्स आपको मिलते रहेंगे। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। और क्या बोला उन्होंने कि अगर जब आप कंटिन्यूसली उससे डिवाइड करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसके बियॉन्ड आप उससे डिवाइड नहीं कर सकते, उसके बाद उससे डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु। सो उन्होंने उन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? परमाणु दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु किसने टर्म दिया? महर्षि कानंद ने। महर्षि कानंद मैटर को क्या उन्होंने बोलते थे? वो पदार्थ बोलते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से डायरेक्ट पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे साइंटिस्ट अपने पोस्टुलेट देते आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर महर्षि कानंद का पूछेंगे सो व्हाट यू विल राइट? ही पोस्टुलेट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ब्रैकेट में पदार्थ लिखोगे, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। सो बिल्कुल आप एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, आप अपने वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे। ये भी समझ में आ गया कि उन्होंने उनका नाम क्या दिया? परमाणु। अब उसके बाद दूसरे इंडियन फिलोसफर आए। अनदर इंडियन फिलोसफर पाकुदा कटियामा elaborated this doctrine and said that the particles normally exist in a combined form। इन्होंने क्या बोला कि पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट हो रहे? कंबाइंड फॉर्म में हो रहे, विच गिव अस अ वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। और उससे हमें क्या मिल रहा है? डिफरेंट वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर्स हमें मिल रहे हैं। अराउंड द सेम एरा, उसी सेम एरा में एंशियंट ग्रीक फिलोसफर कौन थे? डेमोक्रिटस और लूसिपस सजेस्टेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिपस ने क्या बोला? अगर आप मैटर को कंटिन्यू डिवाइड करते जाओगे, अ स्टेज विल कम व्हेन अ पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एक ऐसा टाइम आएगा जब पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड आप नहीं कर पाओगे। डेमोक्रिटस कॉल दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम। तो डेमोक्रिटस ने क्या बोला? जो पार्टिकल डिवाइड नहीं हो सकते उनको क्या बोला था? एटम टर्म दिया था। मीनिंग एटम का मतलब क्या हो गया? इनडिविजिबल। All this was based on the philosophical consideration and not much experimental work was validate these ideas could be done till the 18th century। और उस वक्त तक बच्चों बहुत सारे experimental work नहीं हो रहे थे by the end of 18th century। लेकिन अगर हम बात करते हैं end of 18th century में, scientists recognize the difference between the elements and the compound। end of 18th century में scientists को पता लगने लग गया difference between elements क्या है और compound क्या है, and naturally became interested in finding out how and why the elements combine and what happens when they combine।
जब उन्हें पता लगने लग गया कि दोनों मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, तो उनके बाद क्या हो गया, उन्हें इंटरेस्ट आने लग गया और उन्होंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फर्दर स्टडीज़ करने लग गए। Anton Lavoisier said that the foundation of the chemical sciences by establishing the two important law of the chemical combination। इन्होंने दो important law दिए। अब ये law क्या है? 3.1 में बच्चों है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ तो है ठीक है, लेकिन ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम बात कर रहे हैं, इसमें है क्या, इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है? द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन वे एस्टैब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोसियर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। तो जोसेफ प्रॉस्ट और लेवोसियर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने लॉज दिए। पहला लॉज क्या दिया बच्चों? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है? इज देयर अ चेंज इन अ मास व्हेन अ केमिकल चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब बच्चों केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या उसमें मास में कोई चेंजेस आ रहे हैं? तो इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी समझाया हुआ है 3.1 में। टेक ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई ऑफ द केमिकल्स। यहाँ एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है। पहला क्या हो गया? कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, और यहाँ पे क्या दे रखा है? सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम। सेकेंड में है बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम। दूसरे में क्या दे रखा है वाई में? सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। एंड द थर्ड वन इज लेड नाइट्रेट, ये क्या हो गया? 2.07 ग्राम। और यहाँ पे क्या हो गया वाई में? आपका लास्ट वन है सोडियम क्लोराइड, मतलब 1.17 ग्राम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? डिफरेंट हमने एक्स ले लिया और डिफरेंट वाई ले लिया। प्रिपेयर सेपरेटली, ध्यान से समझिएगा क्या करना है। प्रिपेयर करना है सेपरेटली अ 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 100 ml ऑफ वाटर। किस में लेना है? ईच इन 100 ml ऑफ वाटर में लेना है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई, किस में लेना है? कोनिकल फ्लास्क में। एंड सम सोल्यूशन ऑफ एक्स इन अ इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब में आपको ले लेना है एक्स को। तो आप ये देख सकते हो सोल्यूशन ऑफ एक्स क्या हो गया? इग्निशन ट्यूब में हो गया। सोल्यूशन ऑफ वाई ये कोनिकल फ्लास्क में हो गया। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन अ फ्लास्क केयरफुली, ये जो इग्निशन ट्यूब है इसमें क्या करना है? इसको हैंग कर देना है। सी द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स, और आपको ध्यान रखना है ये जो सोल्यूशन है ये मिक्स नहीं होना चाहिए। पुट अ कॉर्क ऑन अ फ्लास्क, और यहाँ पे कॉर्क रख दीजिए फ्लास्क पे। तो समझ गए ये क्या हो गया? सोल्यूशन ऑफ वाई, सोल्यूशन ऑफ एक्स। नेक्स्ट इज स्मॉल इग्निशन ट्यूब है। उसके बाद ये क्या हो गया? कोनिकल फ्लास्क। दिस वन इज अ थ्रेड के थ्रू इस ट्यूब को लिया हुआ है और ऊपर से क्या हुआ? कॉर्क से कवर कर दिया है। क्लियर है बच्चों? समझ गए पहले? उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली, और जो फ्लास्क है उसका वेट कर लीजिए। नेक्स्ट इज नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो डैट द सोल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स। थोड़ा सा उसे टिल्ट कर दीजिए सो डैट एक्स एंड वाई क्या हो सके? मिक्स हो जाए। दोबारा से वेट करिए। उसके बाद देखिए कि वेट करने के बाद उसमें उसके वेट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, रिएक्शन फ्लास्क में क्या चेंजेस आ रहे हैं? डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, आपको क्या लगता है केमिकल रिएक्शन हुआ है? वाई शुड वी पुट अ कॉक इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, हमने माउथ ऑफ फ्लास्क में कॉक क्यों रखा था? और क्या कह रहा है? डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड द कंटेंट चेंज, क्या मास ऑफ द फ्लास्क और जो कंटेंट है क्या वो चेंज हो गया? तो ये तो बच्चों अभी एक्टिविटी है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एडिशनल 1-2 स्लाइड ऐड ऑन किया है सो डैट अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसे बता सको। बहुत बच्चे एक्टिविटी छोड़ देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों? हीटिंग द सोल्यूशन सेपरेटली और मिक्स डज नॉट चेंज द मास। हमने एक्टिविटी के बाद क्या देखा? जो मास है जब हमने चेक किया तो क्या हुआ? वो चेंज नहीं हुए हैं। मिक्सिंग द सोल्यूशन रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये क्या हो रहा है? जब मिक्स हो रहा है, मिक्सिंग द सोल्यूशन, ये क्या रिजल्ट हो रहा है? इन अ केमिकल रिएक्शन, बट द मास ऑफ द फ्लास्क रिमेन सेम, क्योंकि हमने वेट क्या किया था? जब टिल्ट करने से पहले भी वेट किया था और टिल्ट करने के बाद भी हमने उसके मास को चेक किया है। तो यहाँ में क्या दिख रहा है कि मास कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे नहीं हो रहा है? तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। एक्सप्लेनेशन में क्या हो गया? मास ऑफ सम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखिएगा किसका? मास ऑफ सम ऑफ रिएक्टेंट और एंड द प्रोडक्ट कब? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, ये तो हमें पता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी रिएक्ट 23 ग्राम ऑफ सोडियम और 35 ग्राम ऑफ क्लोरीन, मतलब क्या हो गया? 23 एंड 35.5 ग्राम करस्पॉन्ड टू अ मॉलिक्यूलर वेट, द रिजल्टेंट सोडियम क्लोराइड विल बी 58.5 ग्राम ऑलवेज। तो ये क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हेयर व्हेन वी हीट द मिक्सचर, जब हमने मिक्सचर को हीट किया सेपरेटली, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सिंस द फ्लास्क इज क्लोज बाय द कॉर्क, फ्लास्क क्या था? कॉर्क से क्लोज था। द वेपर्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डू नॉट स्केप, जो वेपर थे वाटर मॉलिक्यूल के ये तो स्केप नहीं हुए और दोबारा से क्या हो गए? कंडेंस बैक टू द बॉटम, और बॉटम में दोबारा वो ठंडे हो गए, कंडेंस हो गए।
एज अ रिजल्ट वी सी नो चेंजेस इन मास, और हमने क्या देखा, कोई भी चेंज मास में नहीं हुआ है। When we swirl the conical flask, the mixture from the ignition tube come out. जब हमने थोड़ा टिल्ट किया कोनिकल फ्लास्क को तो क्या हो गया, जो मिक्सचर था फ्रॉम द इग्निशन ट्यूब ये बाहर आ गया एंड मिक्सेस विद द सोल्यूशन इन द फ्लास्क, और फ्लास्क में जो सोल्यूशन थे उससे मिक्स हो गए। इट रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। अब क्या रिएक्शन हुआ, तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे। अब ये देखिए, कॉपर इन कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसेस अ सोडियम। कॉपर सल्फेट में क्या कर रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स कार्बोनेट एंड रिलीजेज अ कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा गैस रिलीज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज हो रहा है। देयर इज अ चेंज इन कलर, जब ऑब्वियसली रिएक्शन होगा तो कलर की चेंजिंग होगी। द ब्लू सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन, तो ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। सेकेंड में बच्चों क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड है, किससे रिएक्ट हो रहा है, सोडियम सल्फेट से, एंड फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड वन में क्या हो गया, लेड नाइट्रेट रिएक्ट हो रहा है विथ अ सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अ लेड क्लोराइड। ये वाइट प्रेसिपिटेट किसका हो गया, लेड क्लोराइड एंड एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सोडियम नाइट्रेट, और एक्वस सोल्यूशन किसका हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट का। मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंसेस इज कांस्टेंट इन ऑल द रिएक्शन। जितने भी ये जो 3 रिएक्शन है सब में क्या हो गया, मास कांस्टेंट है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये एक्टिविटी के थ्रू, ये मैंने एडिशनल स्लाइड इसलिए लगाया है बिकॉज एक्टिविटी के थ्रू भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये जो पॉइंट्स है इससे ही क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉपर एंड कॉपर सल्फेट वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, सोडियम को। आपको रिएक्शन दे देगा और आपको लिखना पड़ेगा। इवन कलर से भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या रखा है, देयर इज अ चेंज इन द कलर द ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इस रिएक्शन में बोलेगा कि कॉपर सल्फेट का कलर किससे चेंज हो रहा है, तो क्या बताओगे, ब्लू कलर से वो ग्रीन में चेंज हो रहा है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको, बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट है उसका कलर क्या है, क्या बताओगे, वाइट कलर है। यहाँ पे भी आपने क्या देखा है, जो लेड क्लोराइड है ये क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर रहा है और कलर क्या हो गया बच्चों, वाइट है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके आ सकता है, इसलिए मैंने एडिशनल ये स्लाइड ऐड ऑन किया है। सो मास ऑफ द सब्सटेंसेस इज कांस्टेंट इन ऑल द रिएक्शन, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि मास कांस्टेंट है रिएक्शन में, मास में चेंजेस कुछ नहीं हो रहे हैं। चलते हैं बच्चों हम दोबारा उसी स्लाइड पे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करिए या डिफाइन करिए। तो आप क्या बताओगे, इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को नहीं आप बना सकते हो, नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन में ना ही मास बन रहा है ना ही वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें पढ़ना है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या लॉ है। लेवोसियर along with the other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compounds had the same element in the same proportion irrespective of where the compound come from और who prepared it। लेवोसियर ने क्या देखा, अपने साइंटिस्ट के साथ वर्क किया और वो देख रहे थे कि हम जो भी सब्सटेंसेस को देख रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स है उनका क्या हो गया, या फिर कंपाउंड हो गया, उनका मास या फिर आप कह सकते हो प्रोपोर्शन वो सेम है, वो डिपेंड नहीं करता है कि वो कहाँ से आया है, जो भी उसका अगर आप देखोगे प्रोपोर्शन वो सेम है। इन अ कंपाउंड, जैसे एग्जांपल हो गया वाटर, समझाने के लिए दे रखा है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1.1। तो हमेशा क्या होगा, रेशियो 1.1 का होगा। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, आप सोर्स ऑफ वाटर कहीं से भी ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लो, चाहे आप पॉन्ड वाटर ले लो, लेक से ले रहे हो, ओशन से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, लेकिन सोर्स क्या होगा, हमेशा 1:1 का ही होगा। दस बोल रहा है, इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करोगे सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। तो हमेशा क्या होगा, जब आप उसे डिकम्पोज करोगे तो क्या हो रहा है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और क्या हो रहा है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको ऑब्टेन हो रहा है। और ये तो एग्जाम्पल हो गया वाटर का, लेकिन सिमिलरली अगर हम बात किसके बारे में करेंगे, अमोनिया की। अमोनिया में क्या होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाई मास। तो अमोनिया में क्या हो रहा है, 14:3 बाई मास है। वॉट एवर द मेथड और अ सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन, आप अमोनिया कहीं से भी लो, लेकिन अगर आप उसका रेशियो देखोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का 14:3 होगा। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो एक तरफ से आपको ये क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब सोर्स कहीं से भी हो लेकिन जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलोगे। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाई अ प्रोस्ट, इन्होंने किसने एक्सप्लेन किया था, ये
प्रॉस ने एक्सप्लेन किया था, क्या बताया था? इन अ केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रपोर्शन, डेफिनेट प्रपोर्शन बाई मास। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको किसने स्टेट किया था? तो क्या बताओगे? प्रॉस ने स्टेट किया था। और वो क्या था स्टेटमेंट, क्या बताएंगे आप? इन अ केमिकल सब्सटेंसेस, जब आप केमिकल सब्सटेंसेस ले रहे हो, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एलिमेंट्स हमेशा कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं उसमें? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बता दिया है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि इस चीज़ का एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा था। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of the matter. Nature of the matter किसने explain किया? John Dalton ने। Dalton picked up the idea of divisibility of the matter, which was still then just a philosophy. तब तक क्या था? ये सिर्फ एक philosophy थी। He took the name atom. उन्होंने नाम क्या दिया? atom लिया, as given by a Greek, and said that the smallest particle of the matter are atom. उन्होंने क्या बताया? मैटर का smallest particle क्या हो गया? atom हो गया। His theory was based on his laws of chemical combination. अब जो इनकी थियरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड हो गई? केमिकल कॉम्बिनेशन पे। Dalton's atomic theory provided an explanation for the laws of conservation of mass and the laws of definite proportion. इनकी जो थ्योरी है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए और लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इन्होंने तो थ्योरी दिया, लेकिन हमें समझना भी तो है जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग क्या है। ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, कोई भी मैटर हो गए, या तो आप एलिमेंट ले लो या तो आप कंपाउंड ले लो, और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको वो क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ इस थियरी मे बी स्टेटेड एज फॉलो। अब ध्यान से सुनिएगा, पोस्टुलेट्स को आप एग्जाम में अगर आता है तो जैसे जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वैसे ही लिखना है। क्या पोस्टुलेट है? पहला क्या हो गया? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम। उन्होंने क्या बताया? जितने भी मैटर है, चाहे वो मैटर क्या हो, एलिमेंट्स हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस चीज़ से बने हुए? टाइनी पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम दिया। विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम को आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो इस चीज़ को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड में क्या बोल रहा है? एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। जो एटम है गिवन एलिमेंट में, ये क्या हो गया? आइडेंटिकल इन मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मासेस। अब ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होंगे? डिफरेंट मास होंगे। अगर मास डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वेरी करेंगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सम होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये कैसे बन रहे? होल नंबर में वो क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं सो दैट दे कैन फॉर्म अ कंपाउंड। सिक्स क्या हो गया? द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या हो गया? जो रिलेटिव नंबर हो गया और काइंड ऑफ एटम, ये कांस्टेंट है कहाँ पे? इन अ गिवन कंपाउंड में। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल द एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल द स्मॉलर पार्टिकल्स। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? ये मैंने एडिशनल स्लाइड लगाई है, सॉल्यूशन भी है इसमें। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कितना है? 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किससे हो रहा है? विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। और उसके बाद द प्रोडक्ट्स वेर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या हो गया? 2.2 ग्राम है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। 0.9 ग्राम ऑफ वाटर और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। शोज दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ अ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या शो कर रहा है आपको? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? सेम आप इसी चीज़ को पहले लिख दीजिए। सोडियम कार्बोनेट यहाँ दे रखा है 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड हमने यहाँ देखा है 6 ग्राम है। उसके बाद जो सोडियम एसिटेट है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, वाटर क्या हो गया? 0.9 ग्राम। तो ये तो आपने पहले लिख दिया। एज पर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे हिसाब से, मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या होना चाहिए?
जो टोटल मास मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या हो गया, इस तरफ वाले एरो से पहले वाले क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, मतलब सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, ये इक्वल किसके होना चाहिए, टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट मीन्स ये जो रिएक्टेंट है, जो इनके टोटल मास, इट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो एज पर द अबव रिएक्शन LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब क्या होना चाहिए, LHS से किसके इक्वल होना चाहिए, RHS। तो ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम हमने यहाँ से ले लिया रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट में क्या लिया बच्चों, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम, ये हमने यहाँ पे ले लिया। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 11.3 ग्राम। सो हैंस द ऑब्जर्वेशन आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन मतलब RHS इज इक्वल टू LHS, या फिर कह सकते हो जो सम ऑफ जो रिएक्टेंट इक्वल किसके है, सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। तो ये किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, 1:8 में, किस चीज़ के लिए, टू फॉर्म वाटर। वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। कितना मास चाहिए, वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें रिक्वायर्ड चाहिए कम्प्लीटली, किस चीज़ के लिए, विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए। सो वी नो हाइड्रोजन एंड वाटर मिक्स इन अ रेशियो 1:8। हमें पता है जो हाइड्रोजन है और वाटर है वो किस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, 1:8 में। फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, इट इज़ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। सो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब 3 × 8 मतलब क्या हो गया, 24 ग्राम। Hence 24 gram of oxygen would be required for complete the reaction with 3 gram of hydrogen gas. So बहुत easy है बच्चों, question number 1, question number 2 completed. Next question, question number 3. Which postulates of the Dalton's atomic theory is the result of the laws of conservation of mass? कौन सा postulate Dalton atomic theory जो result कर रहा है किस चीज़ को, laws of conservation of mass। तो क्या हो गया, the postulate of a Dalton atomic theory which is the result of laws of conservation of mass is atom cannot be created और nor be destroyed। तो देख रहे हो इस चीज़ से कितनी बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, which postulates of a Dalton atomic theory can explain the laws of a definite proportion। कौन सा postulate है Dalton atomic theory का जो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, laws of definite proportion। सॉल्यूशन क्या हो गया, postulate of a Dalton's atomic theory that can explain the law of definite proportion क्या हो गया, relative number and kind of atom are equal in given compound। given compound में क्या होगा, relative number और kind of atom ये equal होंगे जो भी आपको compounds given है। तो बच्चों ये चारों क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3.2 व्हाट इज एटम के बारे में।